ఎలక్షన్ అప్డేట్స్ను అందరికంటే ముందుగానే తెలుసుకోవాలంటే ఈరోజే ఆర్టీవీ లైవ్ యాప్ని మీ మొబైల్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి। 62 आदमी खुश नहीं है। प्रशांत जी, पिछले चुनाव के नतीजे हमारे सामने हैं, आप क्या सोच रहे हैं? 400 नंबर मैजिक फिगर नहीं आ सकता है, ये तो मैंने पहले भी कहा है। बीजेपी के अपनी 400 सीट कभी नहीं आ सकता। ये तो कार्यकर्ताओं को दिया जाने वाला एक नारा है और एक तरह से साइकोलॉजिकल एक गेम है भाजपा का, मोदी जी का। देखिए, उन्होंने जब पार्लियामेंट में पहली बार ये बात कही कि बीजेपी को 370 और भाजपा एनडीए 400 पार, उसके बाद से कई महीनों तक, जब तक ये चुनाव शुरू नहीं हुआ था, तो सब लोग इसी बात में लगे हुए हैं कि 400 बीजेपी की आ रही है नहीं आ रही है। कोई ये पूछ ही नहीं रहा है कि आप जीत रहे हो कि हार रहे हो। एक तरीके से मोदी जी ने 2 महीने तक पूरा नैरेटिव ऐसा बना दिया कि चुनाव मतलब कोई इसमें चुनौती है ही नहीं, सिर्फ इतना तय होना है कि बीजेपी को 400 आ रहा है कि आपको दिखाई दे रहा है चुनौती? बिल्कुल चुनौती। पहले हम लोग उन लोगों में से हैं जो शुरू से कह रहे हैं कि बड़ी चुनौती है। ऐसा नहीं है जैसा लोग समझते हैं, क्योंकि देश में रूरल डिस्ट्रेस बहुत बड़ा मुद्दा है। जो 50% लोग हैं जो आर्थिक तौर पे निचले पायदान पर हैं, जो जिसको बॉटम टू क्वांटाइल आप कहिए इकोनॉमिक वेलबींग के तौर पे, आप आंकड़ों को देखेंगे, आरबीआई के आंकड़े ही बता रहे हैं कि बॉटम टू क्वांटाइल के जो लोग हैं वो मानते हैं कि पिछले 5 साल 10 साल में उनकी आर्थिक स्थिति और उनकी जीवन में बेहतरी नहीं आया है। तो इन सब के बावजूद अगर मोदी जी या भाजपा जीत रहे हैं तो इसकी वजह यह है कि विपक्ष या जो उनको चुनौती दे रहा है वो उतना प्रभावी नहीं है, प्रमाणिक नहीं है, विश्वसनीय नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी देश में मोदी जी से या भाजपा से या उनकी सरकार या उनके कार्यकलाप से खुश है। प्रशांत जी, और यही चीज़ आपको दिख रहा है। फर्स्ट फेज पोल के बाद जो वोटिंग परसेंटेज कम दिखाई दी, बाद में मोदी साहब का जो रवैया बदल गई, बात करने का तरीका बदल गई, मुसलमानों के खिलाफ भी स्टेटमेंट्स देने लगी, ज़्यादा बच्चे पैदा करना या जेवरात ले जाके मुसलमानों को लेना, इससे क्या लगता है? देखिए, क्या बीजेपी वाले घबराए हुए हैं? अलग अलग बातें हैं। एक तो कि वोटिंग परसेंटेज, लो वोटिंग टर्नआउट को लेकर इतना डिबेट चल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई इसका साइंटिफिक बेसिस नहीं है जो ये बता दे कि वोटिंग कम होने से किसको ज़्यादा फायदा होता है। कई बार लो वोटिंग टर्नआउट से इनकम्बेंट को फ़ायदा हुआ है, कई बार लो वोटिंग टर्नआउट से चैलेंजर को फ़ायदा हुआ है। तो इस पे कोई कंक्लूसिव बात कह दे कि लो वोटिंग टर्नआउट होने से बीजेपी को एडवांटेज है या नुकसान है, मुझे लगता है वो गलती होगी। जहाँ तक मोदी जी के भाषा और उनके मतलब नैरेटिव में जो चेंज लोगों को दिख रहा है, मैं आपको बार बार वही कह रहा हूँ, उन लोगों को भी ये लगा होगा जब चुनाव की घोषणा हुई, उससे पहले तो लोगों को यही लग रहा था कि चुनाव है ही नहीं, ये तो बस मोदी जी को जाना है और सब लोग वोट देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जब वो लोग चुनाव में गए हैं तो अब अचानक से आप देख रहे हैं कि विरोध में भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, और जो लोग भी जमीन पर जाते रहे हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि भैया विरोध आज से नहीं, बहुत पहले से है। ये तो जब दिल्ली में बैठ के आप सरकार चला रहे होते हैं, आपके जितने सलाहकार हैं, जितने मीडिया वाले हैं, हर आदमी बता रहा है भैया हर चीज़ बिल्कुल अच्छा है। आप जनवरी में मैंने इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक अड्डा उनका किया था दिल्ली में, उस समय मैंने कहा था कि उन्होंने कहा राम मंदिर हो गया, अब तो कोई चुनाव है ही नहीं। मैंने कहा भाई राम मंदिर के नाम पर एक एक्स्ट्रा वोट बीजेपी को नहीं मिल रहा है। राम मंदिर से इतना ही हुआ कि एक देश में माहौल बन गया, जो भाजपा के समर्थक हैं, जो उनके वोटर हैं, उनके लिए बड़ा मुद्दा है। लेकिन राम मंदिर के नाम पर जो आदमी भाजपा को वोट नहीं दे रहा था, आज भाजपा को वोट देने लगेगा, ऐसा आदमी तो कोई मुझे मिला नहीं अभी तक। तो उसका कोई इंक्रीमेंटल बेनिफिट नहीं था। लेकिन देश में जनवरी फरवरी में एक माहौल था, वो माहौल वो बुलबुले की तरह था। जब आप चुनाव में गए तो आपको रियल चीज़ों से दो चार होना पड़ा, तो आपको लग रहा है कि भाई लड़ाई तो है। देखिए, परीक्षा, चुनाव, ये सब कभी आसान नहीं होता है। अगर आप इसको आसानी से ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्रशांत जी, पिछले 10 साल से ब्रांड मोदी को लेके चल रहे हैं, ब्रांड मोदी को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है, ब्रांड मोदी और भी बड़ा होगा या नहीं कमजोर होगा? इन चुनावों से एक चीज़ तो होगा, जीत के कोई भी आए, भाजपा अभी लग रहा है कि भाजपा और एनडीए वाले जीत कर आ रहे हैं, लेकिन ब्रांड मोदी इनविंसिबल है, ये चीज़ तो इन चुनाव में लोगों को दिख रहा है कि ऐसी बात नहीं है कि ये ब्रांड इनविंसिबल है, इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। लोग चुनौती दे रहे हैं, पार्टियां नहीं, भले दे ना दे, नेता दे ना दे, लेकिन लोग चुनौती दे रहे हैं। 2014 में जो हमने देखा था, जमीन पर लोगों के मन में एक उत्साह, एक ऊर्जा जो दिखती थी मोदी समर्थकों के बीच में,
19 आते आते लोगों के मन में ये हो गया था कि चलिए 5 बरस और देखा जाए, अच्छा हो रहा है, कुछ देश में बेहतर होगा, अभी तो 5 ही साल हुआ है। 24 में वोट लोग दे रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं अब क्या करें, कोई दूसरा है नहीं तो इन्हीं को देना पड़ेगा। तो देयर इज ऑलरेडी अ चेंज इन नैरेटिव। 14 में जो आपका कहना लोगों ने है कि मोदी को ब्रांड वोट मोदी दिया, कमजोर होती जा रही है। बिल्कुल हो रहा है। और ये मैं आज से नहीं कह रहा हूं, पिछले 2 साल से कह रहा हूं। मैं आपको आंकड़े दे देता हूं। 2014 से 2019 के बीच में जितने विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें भाजपा का अंडर परफॉर्मेंस लोकसभा के मुकाबले करीब करीब 3 परसेंटेज पॉइंट था। मतलब अगर भाजपा को किसी राज्य में 40% वोट मिला, उसी राज्य में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 37% उनको वोट मिले। तो पूरे 5 साल में भाजपा का अंडर परफॉर्मेंस उन विधानसभाओं में, उन राज्यों में 3 परसेंटेज पॉइंट का रहा। 2019 से 2024 के बीच में ये अंडर परफॉर्मेंस बढ़ के 9 से 10% हो गया। ये आपको क्या बताता है कि लोग मोदी जी के चुनाव में मोदी जी को तो वोट दे रहे हैं, लेकिन मोदी के कहने पर जितने लोग वोट दे रहे थे 14 से 19 के बीच में, उतने लोग 19 से 24 के बीच में नहीं दे रहे हैं। अब इस बार मोदी जी को भी जो लोग वोट दे रहे हैं, वो भी अब ये कहना शुरू कर दिए कि भाई कोई दूसरा बेहतर हो नहीं है, इसलिए आपको दे रहे हैं। तो एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो कि 14 में ये कह रहा था कि मोदी आएंगे तो पूरा देश बदल जाएगा, इसलिए वोट दे रहे हैं। आज एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो कह रहा है कि भाई इनसे बेहतर कोई नहीं है, इसलिए इनको दे रहे हैं। तो दोनों में काफ़ी फर्क है। वोट की संख्या शायद बराबर रहे, वोट का परसेंटेज भले सेम हो, लेकिन लोगों के मन में जो उत्साह था, जो विश्वास था, वो नीचे आया है। और टू दैट एक्सटेंट ब्रांड वैल्यू वुड हैव कम बैक। आप किसी भी ब्रांड को, और कह रहे हैं कि मैं एक बात खाली खत्म करूं, किसी भी ब्रांड को खर्चा करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें हिट तो आएगा ही। आप एक और कह रहे हैं कि ब्रांड मोदी जो है कम होता जा रहा है, नहीं, और उसकी दूसरी ओर कह ब्रांड रहे हैं कि मोदी, भाजपा सरकार बनाने वाली है। ब्रांड मोदी कम होता जा रहा है, मतलब उनकी ताकत रिलेटिव टू जो 2014 में थी, 2019 में थी, उससे कम होती जा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे कमजोर हो गई या सामने वाले जिनसे उनकी चुनौती, जिनसे उनकी और आप चुनावी ये भी लड़ाई कह रहे हैं कि भाजपा सरकार बनाने वाली है केंद्र में। मुझे आप- ऐसा मुझे ऐसा बता नहीं लग रहा है कि बीजेपी एनडीए के जो नंबर्स हैं वो मीनिंगफुली कम होने वाले हैं, ऐसा नहीं लगता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन से राज्य हैं जो भाजपा को इतना बहुमत दे रहे हैं ताकि नहीं, वो देखिए, केंद्र में सरकार मैं बना पहले भी बता आया हूं कि भाजपा को अगर केंद्र में सरकार हारना है, भाजपा की सरकार को, तो उसके लिए नॉर्थ और वेस्ट में भाजपा को कम से कम 100 सीट हारना है। इस बात को आप समझ लीजिए। पूरे भारत के मानचित्र को अगर आप देखेंगे तो उसको ईस्ट और साउथ का आप एक पूरा डायगोनल लाइन खींच दीजिए अगर, तो ईस्ट और साउथ आप उसको शुरू कीजिए बिहार से, जोड़ दीजिए उसमें वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। इन राज्यों में करीब 240 लोकसभा की सीटें हैं और इन राज्यों में भाजपा को 50 से कम सीट है। लेकिन फिर भी उनके 300 सीट क्यों आते हैं? क्योंकि जो बाकी के 350 सीट बच गए, 300 सीट जो बचे उनके नॉर्थ और वेस्ट के, उन 300 सीटों में वो 260-270 सीट जीते हुए हैं। तो भाजपा तब तक नहीं चुनाव हार सकती है जब तक नॉर्थ और वेस्ट की जो 260 सीटें वो जीते हुए हैं, वो उसमें कम से कम 80 या 100 सीट न हारें। अब अगर भाजपा को नॉर्थ और वेस्ट में 100 सीट हारना है तो कैसे हार सकते हैं? 5 पार्टियां हैं जो जिनका स्ट्राइक रेट मिनिमम 30% होना चाहिए। कई लोगों को लगता है सिर्फ कांग्रेस से हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस और भाजपा का जो मुकाबला है वो समझो 250 सीटों पर है, इंक्लूडिंग साउथ। लेकिन कांग्रेस का स्ट्राइक रेट विज़ेवी बीजेपी वो सिंगल डिजिट में है। कांग्रेस के जो 50 एमपी जीते हैं वो भाजपा के खिलाफ नहीं जीते हैं। कांग्रेस के 50 एमपी का बड़ा हिस्सा केरल से है, तमिलनाडु से है और पंजाब से है। यहाँ पर वो भाजपा से लड़कर नहीं जीते हैं। जहाँ पर भी भाजपा से उनकी लड़ाई थी वो सब जगह भाजपा जीती है। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी पार्टी एसपी, उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, एसपी सिर्फ 5 सीट जीती। उसकी वजह से भाजपा का स्ट्राइक रेट ज़्यादा है। बगल का राज्य है बिहार, वहाँ पर आरजेडी को 0 सीट आया, भाजपा वाले 39 सीट उनका एनडीए गठबंधन जीता। और फिर महाराष्ट्र जहाँ 48 सीट में भाजपा ने 18 और 23 करीब करीब 41 सीट 48 में वो जीते। तो जब तक कांग्रेस, एसपी, आरजेडी और एनसीपी अलायंस जो है, एनसीपी शिवसेना अलायंस कांग्रेस अलायंस जो है,
इनका स्ट्राइक रेट 30% से ज़्यादा नहीं होता है, तब तक आप चाहे जैसे भी गुनागणित कर लो, भाजपा केंद्र में बहुमत से नीचे नहीं आएगी। दूसरा एक जो फैक्टर इन चुनाव में हुआ, जो मैंने और एक बड़ी बात की, तो मैंने दो बातें कही हैं। पहली, नॉर्थ और वेस्ट में जहां भाजपा को 100 सीट हारना है, मैं वो 100 सीट भाजपा को हारते हुए नहीं देख रहा हूं। 2-4 सीट 10 सीट आगे पीछे हो जाए, भाजपा नॉर्थ और वेस्ट में 100 सीट नहीं हार रही है। दूसरा, साउथ और ईस्ट की जो 250 सीटें मैंने आपको गिनवाई, इसमें भाजपा का वोट शेयर और सीट दोनों ही बढ़ रहा है, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, असम हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। इन राज्यों में भाजपा का वोट शेयर बढ़ रहा है और कई राज्यों में इनमें से सीट भी बढ़ रहा है। तो नॉर्थ और वेस्ट में जहां उनकी बिल्कुल ज़्यादा सीटें हैं, वहां पर बहुत घाटा हो नहीं रहा है। अगर आप जो कांग्रेस के या इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं उनसे भी आप पूछिएगा तो वो आपको बताएंगे कि राजस्थान में कांग्रेस को 5-7-10 सीट आ सकती है। कुछ लोग बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में 15-20 सीट अपोजिशन वाले जीत जाएंगे। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि कर्नाटक में भी आधा आधा होगा। अगर इन तीनों बातों को आप सत्य मान भी लें एक बार को, कि हरियाणा में कुछ सीट बीजेपी हार जाएगी, राजस्थान में हार जाएंगे, कुछ सीट उनको महाराष्ट्र में झटका लग सकता है, कर्नाटक में लग सकता है, अगर इन बातों को आप सत्य मान भी ले, 20-25-30 सीटों का नुकसान हो सकता है। उससे ज़्यादा सीट तो ये साउथ और ईस्ट में बढ़ा लेंगे। तो सरकार से कैसे हटेंगे? सरकार से हटने के लिए तो उनको नॉर्थ और वेस्ट में 100 सीट कम से कम हारना है और नॉर्थ ईस्ट और साउथ में उनकी सीटें बढ़नी नहीं चाहिए। लेकिन आप मान लो, आप तेलंगाना में जहां हम लोग बैठे हैं, तेलंगाना में उनकी 4 सीटें थी, सीटें वो बढ़ रही हैं तेलंगाना में उनकी। आंध्रा में उनके 0 सीट थी, वहाँ सीट उनकी बढ़ रही है। उड़ीसा में उनके 9 सीट थे, वो बढ़ रहा है। बंगाल में 18 था, वो बढ़ रहा है। तो कैसे दिल्ली से कैसे हारेंगे? मैं एक बार आपका ये ध्यान, तो कॉमन सेंस की बात है। इसके लिए मेरे पास कोई सेफोलॉजी नहीं है, मेरे पास आंकड़े नहीं है। केजरीवाल 75 साल वाला सवाल भी आज सामने लाया है। 75 साल होने के बाद मोदी प्रधानमंत्री पद में कैसे? देखिए, ऐसा है, लोग जब भाषण देते हैं चुनाव के मौसम में तो हर दल, हर नेता अपने हिसाब से बात करता है। अभी आप और हम देख रहे हैं, मोदी जी बता रहे हैं, भाजपा के नेता बता रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस कांग्रेस वाले आ जाएं तो सबका धन वापस लेकर उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। कांग्रेस वाले, इंडिया अलायंस वाले बता रहे हैं कि अगर भाजपा वाले आ गए तो संविधान बदल दिया जाएगा। सबको मालूम है दोनों झूठ बोल रहे हैं, उनको भी मालूम है कि दोनों झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ ना कांग्रेस के आने से धन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना है, ना भाजपा के आने से संविधान बदलना है। लेकिन ये तो चुनाव का मौसम है, आप हर लोकतंत्र है, हर आदमी को अपना कहने की स्वतंत्रता है। अब भाजपा का नेता कौन होगा, ये प्रशांत किशोर या केजरीवाल या आप तो तय करेंगे नहीं, वो भाजपा वाले सक्षम है तय करने में। लेकिन इश्यू के बारे में आपका क्या कहना क्या? है? 75 साल बिकम एन इश्यू आफ्टर इलेक्शन। देखिए, रामायण में एक दोहा है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो जो सामर्थ है, जो रूल 75 का बनाया मोदी जी ने है, तो उनकी इच्छा होगी कि हम पर ना लागू हो तो उन पर ना लागू होगी। रूल बनाया तो उन्होंने ही है। आज अमित शाह बनाना तोड़ना उनके हाथ में। मतलब अमित शाह ने ठीक कहा कि भाई भाजपा के संविधान में तो ये लिखा नहीं है कि 75 के बाद आप पद पे नहीं रह सकते हैं। ये एक तरीके से ऑपरेशनल रूल मोदी जी के आने के बाद 2014 से लोगों ने देखा है। अब समाज के तौर पर आप ये अपेक्षा रख सकते। మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.